हमारी कहानी कैलिफोर्निया के वेलेजो में 4 जुलाई 1969 को शुरू होती है। एक युवा जोड़ा, डार्लिन फेरिन और माइक मेगो, एक सुनसान सड़क पर पार्क किए हुए हैं। एक कार उनके पीछे रुकती है, थोड़ी देर के लिए रोशनी डालती है और फिर चली जाती है। कुछ मिनट बाद कार वापस आती है और ड्राइवर उनके पास आता है। ड्राइवर तुरंत एक हैंडगन से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फेरिन की मौत हो जाती है और मेगो गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन वो बच जाता है। हफ्तों बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और 2 अन्य समाचार पत्रों को समान पत्र मिलते हैं। पत्रों में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली जाती है और इसमें 408 प्रतीकों वाला एक सिफर शामिल होता है। पत्रों का लेखक मांग करता है कि सिफर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया जाए। वो धमकी देता है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो और लोगों को मार देगा। संपादक एबे के नेतृत्व में क्रॉनिकल कर्मचारी अराजकता में डूब जाते हैं। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, एक शर्मीला गैर राजनीतिक कार्टूनिस्ट, इस उन्माद को किनारे से देखता है। वो सिफर से मोहित हो जाता है, इसे एक ऐसी पहेली के रूप में देखता है जिसे हल करने की आवश्यकता है। इस बीच रिपोर्टर पॉल एवरी, एक सनकी अपराध लेखक, को इस मामले में सौंपा जाता है। एक शिक्षक और उसकी पत्नी 408 प्रतीकों वाले सिफर को क्रैक करते हैं। डिक्रिप्ट किया गया संदेश बेतरतीब है और इसमें वर्तनी त्रुटियां हैं। ये हत्यारे की पहचान प्रकट नहीं करता है, केवल उसके डींग मारने वाले मकसद बताता है। जल्द ही एक और पत्र आता है जो ज़ोडिएक शब्द से शुरू होता है। हत्यारा पहले 2 हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है और अधिक का वादा करता है। 27 सितंबर 1969 को एक और हमला होता है। सिसिलिया शेपर्ड और ब्रायन हार्टनेल नापा काउंटी में लेक बेरिएसा में पिकनिक मना रहे हैं। चौकोर क्रॉसहेयर प्रतीक के साथ एक हुड पहने हुए एक आदमी उनके पास आता है। वो उन्हें बांधता है और फिर उन्हें कई बार क्रूरता से चाकू मारता है। शेपर्ड अपनी चोटों से मर जाती है, लेकिन हार्टनेल बच जाता है। लेक बेरिएसा हमले के बाद एक गुमनाम कॉलर पुलिस को फोन करता है। वह अपराध कबूल करता है, लेकिन अपना स्थान बताने के बाद जल्दी से फोन काट देता है। 2 हफ्ते बाद ज़ोडिएक सैन फ्रांसिस्को में फिर से हमला करता है। टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को उसकी टैक्सी में गोली मार दी जाती है। एक गवाह ने एक आदमी को टैक्सी को पहुंचते हुए और स्टाइन की शर्ट का एक टुकड़ा लेते हुए देखने की सूचना दी। इंस्पेक्टर डेव टॉस्की और उनके साथी इंस्पेक्टर बिल आर्मस्ट्रॉन्ग को स्टाइन मामले पर लगाया जाता है। टॉस्की एक पुराने स्कूल का समर्पित जासूस है जो हत्यारे के प्रति जुनूनी हो जाता है। और पत्र क्रॉनिकल में आते हैं। ज़ोडिएक पुलिस का मजाक उड़ाता है और स्टाइन के खून से सनी शर्ट के टुकड़े भेजता है। पुलिस और क्रॉनिकल पर दबाव चरम पर पहुंच जाता है। अपराध रिपोर्टर पॉल एवरी ज़ोडिएक से व्यक्तिगत धमकियां प्राप्त करना शुरू कर देता है। वो डर जाता है और बंदूक रखना शुरू कर देता है। ग्रेस्मिथ, कार्टूनिस्ट, अभी भी मोहित है और अपनी खुद की शौकिया जांच शुरू करता है। वो उन विवरणों पर ध्यान देता है जिन्हें एवरी और पुलिस ने अनदेखा कर दिया है। वह अपराध दृश्यों और पत्रों का विश्लेषण करने के लिए अपने ड्राइंग कौशल का उपयोग करता है। एवरी शुरू में ग्रेस्मिथ को एक परेशानी के रूप में खारिज कर देता है। पुलिस आर्थर ले एलन नामक एक संदिग्ध का पीछा करती है जो एक पूर्व स्कूल शिक्षक है। एलन ने मारने की इच्छा के बारे में बात की थी और उसके पास ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी है। हालांकि लिखावट और फिंगरप्रिंट के नमूने निश्चित रूप से हत्यारे से मेल नहीं खाते हैं। एलन पॉलीग्राफ से गुजरता है लेकिन पास हो जाता है। पुलिस उसे जाने देने के लिए मजबूर है। 1971 तक ज़ोडिएक का मामला ठंडा पड़ जाता है और हत्याएं बंद हो जाती हैं। पॉल एवरी के जुनून ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया है, जिससे शराब और करियर की विफलता हुई है। प्रगति की कमी के कारण टॉस्की और आर्मस्ट्रॉन्ग को मामले से हटा दिया जाता है। हालांकि ग्रेस्मिथ इसे जाने नहीं दे सकता। वो अपने छुट्टी के समय का उपयोग अनसुलझे मामलों की फाइलों में गहराई से गोता लगाने के लिए करता है। वह एवरी को पुलिस रिपोर्टों और सबूतों तक पहुंच देने के लिए मनाता है। वो अपने तहखाने में नोट्स और फाइलों का एक विशाल संग्रह संकलित करना शुरू कर देता है। ग्रेस्मिथ का जुनून मेलानी के साथ उसके विवाह पर दबाव डालता है। वो उसकी सुरक्षा और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चिंतित है। उसे गुमनाम, धमकी भरे फोन कॉल मिलना शुरू हो जाते हैं। ग्रेस्मिथ की जांच उसे संदिग्ध आर्थर ले एलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। उसे परिस्थितिजन्य सबूत मिलते हैं जो एलन को पीड़ितों और स्थानों से जोड़ते हैं। वो मानता है कि एलन हत्यारा है, लेकिन उसे एक निश्चित लिंक की आवश्यकता है। वो एलन के असामान्य व्यवहार और नौकरी के इतिहास को ज़ोडिएक पत्रों से जोड़ता है। ग्रेस्मिथ अब सेवानिवृत्त हो चुके टॉस्की से मिलता है, जो मामले में अपनी निराशा स्वीकार करता है। टॉस्की ग्रेस्मिथ को आधिकारिक पुलिस फाइलें प्रदान करता है और संयमित समर्थन प्रदान करता है।
ग्रे स्मिथ एलन और अपराधों के बीच कनेक्शन की तलाश जारी रखता है। उसे पता चलता है कि एलन पीड़ितों में से एक के पास काम करता था और उसके पास नाव तक पहुंच थी। वह सीखता है कि एलन एक समान पहले के मामले में एक प्रमुख संदिग्ध था। 1983 में ग्रे स्मिथ आखिरकार अपनी किताब ज़ोडिएक प्रकाशित करता है। किताब एक राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन जाती है, जिससे जनता की रुचि फिर से जागृत होती है। किताब में ग्रे स्मिथ के वर्षों के शोध और उसके सिद्धांत का विवरण है कि एलन हत्यारा है। साल बीत जाते हैं और मामला अनसुलझा रहता है। 1991 में ग्रे स्मिथ अंततः पहले हमले में बचे माइक मेगो के स्थान की पुष्टि करने में सक्षम होता है। वह मेगो और टॉस्की के बीच एक बैठक आयोजित करता है। मेगो एक फोटो लाइनअप देखता है और आर्थर ले एलन को शूटर के रूप में सकारात्मक रूप से पहचानता है। ये पहला सीधा चश्मदीद पहचान है जो एलन को एक अपराध से जोड़ता है। पुलिस नए सबूतों पर कार्रवाई करने से पहले आर्थर ले एलन की 1992 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। ज़ोडिएक पत्रों से डीएनए और फिंगरप्रिंट सबूत दशकों बाद भी अनिर्णायक रहते हैं। फिल्म स्क्रीन पर एक टेक्स्ट अपडेट के साथ समाप्त होती है। ये बताता है कि एलन की मौत के बाद सबूतों के डीएनए परीक्षण ने अभी भी उसे निश्चित रूप से हत्यारा नामित नहीं किया है। हालांकि फिल्म दृढ़ता से बताती है कि आर्थर ले एलन के बारे में ग्रे स्मिथ का सिद्धांत सही था। रहस्य को यहीं खत्म न होने दें। हिंदी रेपो पर सच्चे अपराध और फिल्म इतिहास में और अधिक गहरे गोता लगाने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।